हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये नई चीज है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और ओम्स लॉ का आज हम प्रूफ भी देखेंगे। वैसे तो लॉज का प्रूफ नहीं होता है, बट यहाँ पे हम बनाएंगे क्योंकि बोर्ड में आता है ये सवाल कि ओम्स लॉ को प्रूफ करिए। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी। शुरुआत के 5-6 मिनट 7 मिनट में करंट डेंसिटी का एक टॉपिक पढ़ लेंगे, छूट गया है और यहाँ पे यूज होगा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। करंट डेंसिटी का बाकी इस चैप्टर में कोई खास यूज नहीं है, इसको हम मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं, ऑल्दो किताब में दिया रहता है। ठीक है, सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल दें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, चूहा खाना बंद कर दें। बेटर होगा नोट्स खुद से बनाएं, अदरवाइज नोट्स आप हमारी वेबसाइट www.physicswala-alakpande.com से डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है या दे दूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं वेक्टर जे। ठीक है, आपको अगर याद हो जो करंट होता है वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर होता है, या कई लोग कहते हैं टेंसर, तो टेंसर भी सही है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। याद है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होता। क्यों? जैसे मान लो यहां से 2 एम्पियर का करंट आया, यहां से 3 एम्पियर का करंट आया, और मान लो इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो करंट का जो एडिशन होता है वो वेक्टर एडिशन की तरह नहीं होता। वेक्टर एडिशन कैसे होता? a2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है, वेक्टर ए वेक्टर बी अगर होते तो स्क्वायर्ड कैसे करते? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पर करंट में ये सब नहीं होता। 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐड होके 5 एम्पियर, चाहे एंगल 60 डिग्री हो, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, चाहे एंगल 90 डिग्री हो, ऐड होके 5 एम्पियर। कहने का मतलब कि करंट में एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वेक्टर्स में एंगल इंपॉर्टेंट होता है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90 होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 60। करंट इस तरह से ऐड नहीं होता, और जो चीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती उसको हम वेक्टर नहीं मानते। फिजिक्स में यही नियम है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर कह दो या टेंसर। तो हमें फिजिक्स में करंट के जैसी एक क्वांटिटी चाहिए थी जो वेक्टर हो, मतलब रोल तो करंट का प्ले करे पर उसका वेक्टर इक्विवेलेंट हो, है ना। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, रोल वैसा ही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर। इसी तरह से करंट के लिए एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जो रोल तो करंट का प्ले करे प्ले करे बट जो वेक्टर हो। तो आया करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज करंट पर यूनिट एरिया। जरा ध्यान से देखो, ये एक कंडक्टर है और मान लो इसमें से करंट फ्लो कर रहा I। यहां पे मान लो एक एरिया ऐसे बना हुआ है A, देन करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I बाई A। ठीक है, अब ये J है, वेक्टर J है, इट हैज डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ करंट, यानी वेक्टर J करंट के डायरेक्शन में होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो A आपने लिया है, दिस एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। जो एरिया आपने यहां पे चूज किया है A, दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। कई लोग कह रहे हैं एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर याद है सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रहा एरिया वेक्टर। तो अगर एरिया वेक्टर की बात करोगे देन एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू करंट फ्लो।
ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर और एरिया आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो या तो जो सरफेस एरिया ले रहे हो वो करंट के परपेंडिकुलर हो, या तो जो एरिया वेक्टर चूज कर रहे हो वो करंट के साथ हो। कहने का मतलब, मान लो आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए, यहां से ये सब पूछा नहीं जा रहा, बेसिकली सवाल आपका यहीं से आ रहा है सर। फिर भी जैसे मान लो हमें ऐसा एरिया दे दिया एग्जाम में, ठीक है, यहां से मान लो थीटा एंगल पे। अब हमसे कहा करंट डेंसिटी लिखो और ये एरिया की वैल्यू ए ही है, तो क्या इस बार भी करंट डेंसिटी I बाई ए होगी कि कुछ और होगी? ध्यान से पढ़ो, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। यहां परपेंडिकुलर तो है नहीं एरिया, तो आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर एरिया निकालोगे। तो इस एरिया का वो कंपोनेंट देखो जो करंट के परपेंडिकुलर है। कौन सा कंपोनेंट होगा? ये वाला, a cos थीटा। तो यहां पे j इज इक्वल्स टू I अपॉन a cos थीटा। बोलिए आया? एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट के परपेंडिकुलर हो। करंट ऐसे है तो a cos थीटा, देखो क्या हो गया? करंट के परपेंडिकुलर। या तो एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, शुड बी पैरेलल टू करंट फ्लो, एरिया वेक्टर करंट फ्लो के साथ में हो, या एरिया करंट के परपेंडिकुलर हो, है ना। सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर अलग अलग चीज होती है, पता है ना। सरफेस एरिया करंट के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर करंट के साथ। जैसे एरिया वेक्टर से समझना चाहते हो, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, देखो, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, है ना। और ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा फिर से थीटा। यानी एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट, एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू करंट फ्लो। तो करंट फ्लो के अलोंग कितना कंपोनेंट आएगा? a cos थीटा। तो इससे भी समझ सकते हो, अगर एरिया वेक्टर से देखो तो भी a cos थीटा, और एरिया से देखो तो भी a cos थीटा। इन शॉर्ट ये समझो, ये जो एरिया है शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। वेक्टर वेक्टर हटाओ, यानी ए ये लो, इतना लेना है, ऐसे दिया है तो ये वाला ले लो, वो एरिया लो जो करंट के परपेंडिकुलर। बस इतना ही कंसेप्ट था। इसकी यूनिट की बात कर लें जे की, तो ऊपर करंट है एम्पियर में होगा, नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर में होगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? नोट कर लें, इतना ही है यहां से करंट डेंसिटी से। किताब में I बाई ए दिया रहता है, करंट पर यूनिट एरिया, एंड एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। छाप लिया? पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4, नोट कर लिया? एक रिलेशन और देख लो, अगर मैं बोलूं व्हाट इज I, तो आप बोलोगे वहां से I इज इक्वल्स टू वेक्टर j इंटू a cos थीटा। जरा ध्यान से देखो, अगर ये डायग्राम में बनाऊं तो जिस तरफ करंट है उस तरफ ही j वेक्टर होगा, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ I। यानी यहां पे डायग्राम देखो तो j का डायरेक्शन ये होगा, a का डायरेक्शन ये होगा, इनके बीच में एंगल थीटा होगा। तो j a cos थीटा, जब j और a के बीच में एंगल थीटा है, क्या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू वेक्टर j डॉट वेक्टर a? ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू वेक्टर j डॉट वेक्टर a, I इज इक्वल्स टू वेक्टर j डॉट वेक्टर a। यहां पे देखो j भी इधर, a भी इधर, तो j डॉट, इस वाले सवाल में j होगा करंट के डायरेक्शन में, a भी इधर, तो j डॉट a क्या आएगा? j a cos 0। I इज इक्वल्स टू j a cos 0 इज 1, तो यहां से j इज इक्वल्स टू I बाई a आ गया। क्लियर है? तो j इज इक्वल्स टू I अपॉन a परपेंडिकुलर, एंड I इज इक्वल्स टू j डॉट a। बस छाप लें। छाप लिया? क्लियर है इतना? छाप लिया? मिटा दें? ये याद रखना, I बाई a, यहीं से सवाल आएगा। A शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। अब परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर एरिया निकाल लो, वो a cos थीटा आया। फिर I इज इक्वल्स टू j cos थीटा, यानी j डॉट a, यहीं तक है। j इज इक्वल्स टू I बाई a याद रखना है, ठीक है, करंट डेंसिटी से। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की एक वेक्टर इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं आज ओम्स लॉ की, ठीक है।
जो आज का टॉपिक है। तो बच्चों ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, जब सारी फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, लाइक सबसे ज्यादा इसमें जो होता है वो टेम्परेचर पे ध्यान दिया जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, मतलब हर चीज, डैश डैश डैश, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, तब क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through conductor, है ना। क्लास 10 की चीज है ये, कई बार आपने क्लास 10th में रटा होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी मैंने कह दिया ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम या रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर सारी फिजिकल कंडीशन सेम रहें तो उस टाइम एक कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है और यदि इस करंट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I, देन डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज ओम्स लॉ विथ ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम। बेसिकली करंट सबसे ज्यादा, अरे टेम्परेचर सबसे ज्यादा बोला जाता है कि टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। दिस इज ओम्स लॉ। अब बेसिकली ये ओम्स लॉ किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है। स्केलर क्यों बोला, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, करंट भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये जो ओम्स लॉ लिखा गया ये स्केलर फॉर्म में क्लास 10 में पढ़ा था। डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डेल्टा V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड R इज कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर, ठीक है भाई। R यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि नहीं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो R आ गया, ठीक है। कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है। जो लोग, ओम्स लॉ ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल लॉ हर कोई फॉलो करेगा, देखा गया कि बहुत सारे मटेरियल्स इसको फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ कंडक्टर्स ही नहीं, बहुत सारे मटेरियल्स ओम्स लॉ को, मतलब कई मटेरियल्स में हमने देखा, बहुत ही कॉमन चीज है। सोचो जरा, ये मान लो, बहुत ही, देखो इसको फील करके एक बार सोचो, मान लो ये कोई मटेरियल है बच्चों, इसके एंड्स के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मान लो यहाँ 10 लगाया, यहाँ 0 वोल्ट लगाया, तो इसमें कुछ करंट फ्लो किया, मान लो 2 एम्पियर फ्लो किया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट लगा दिया, यहाँ पे अभी भी 0 रखा, तो यार पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। करंट क्यों फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया तो करंट भी डबल हो गया, यही ओम्स लॉ है। करंट क्यों फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन एक कोने से दूसरे कोने भागता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागता है हम बोलते हैं करंट बनने लगा। तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करने पे करंट भी डबल हो रहा है, इसी को हमने बोल दिया ओम्स लॉ। साथ में हमने कहा कि बाकी कंडीशन सेम रखना, अगल बगल से टेम्परेचर वगैरह चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड, उससे भी फर्क पड़ेगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की झम 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 वाइब्रेशंस बढ़ेगी, तो उन सब से इफेक्ट पड़ सकता है। क्लियर है? विथ ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम और कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या डेल्टा V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड R इज कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर है?
मिटा दें ये। हमने बोला दिस इज ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, और हमने साथ में बोल दिया ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम। ठीक है, बेसिकली टेम्परेचर जरूर याद रखना कि टेम्परेचर सेम रहे। ये हो गई कंडीशन। अच्छा, जरा हम ओम्स लॉ के लिए V वर्सेस I का ग्राफ बनाएं। हमने एक ग्राफ बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, डेल्टा V वर्सेस I फॉर ओम्स लॉ। तो हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये एंगल 45 डिग्री हो जरूरी नहीं होता। ठीक है, 45 का मतलब तो इसकी स्लोप 1 है, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, बस ये लाइन बनेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं यहां पूछूं एंगल कितना है, लेट दिस एंगल बी थीटा, द स्लोप विच इज इक्वल्स टू tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। इस स्लोप को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। डेल्टा I हो I हो, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और बच्चों ये रेजिस्टेंस हमने देखा कांस्टेंट होता है, यानी द रेशियो ऑफ डेल्टा V टू I इज कांस्टेंट फॉर दोज कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ। क्या रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है? उनके लिए कांस्टेंट होता है जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्या हमेशा सभी मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता पोटेंशियल और करंट के साथ? ऐसे बहुत से मटेरियल हैं जिनका रेजिस्टेंस पोटेंशियल चेंज होने पे चेंज हो जाता है, करंट चेंज होने पे चेंज हो जाता है, बट वो ओम्स लॉ नहीं फॉलो करते, वो ओमिक कंडक्टर नहीं होते। हमारे सिलेबस में 90% जो कंडक्टर हैं वो ओमिक कंडक्टर हैं। क्लियर है बात? 90 क्या, 99%, 95% वो ओमिक कंडक्टर है ना। यानी ओमिक कंडक्टर के लिए डेल्टा V बाई I कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस भी हम कांस्टेंट मानते हैं। क्लियर? दैट इज ओम्स लॉ। स्केलर क्यों बोला? क्योंकि ये स्केलर और ये भी स्केलर। अब हमसे किसी ने कहा कि इस बात को आप प्रूव करिए, बोर्ड में आता सवाल, प्रूव ओम्स लॉ। लॉ का वैसे कोई प्रूव नहीं होता, एक्सपेरिमेंट से मिला है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बट किताबों में कहता है तो हम भी दिखाते हैं। नोट कर ले, मिटा दें। नोट कर लिया? 1 2 3 4 मिटा रहे हैं। ओके, अब उन्होंने हमसे कहा कि इसका प्रूफ दीजिए, तो ठीक है साहब, हम भी प्रूफ देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो प्रूफ देने जा रहे हैं हम इसका। ठीक है, ओम्स लॉ को हम प्रूफ करेंगे। बच्चों हमने एक रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पिछले 2-3 टर्म से चलता आ रहा है, I इज इक्वल्स टू VDENA, I इज इक्वल्स टू V ना, I इज इक्वल्स टू V ना, VDENA। इसको यूज करेंगे हम, यहीं से प्रूफ करेंगे। VD क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या होता था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। A क्या होता था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद लिख देंगे। चलो, तो I इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, EV बाई ML इंटू टाउ फिर ENA। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यहां से I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ A इंटू V अपॉन ML बोल सकते हैं, NE स्क्वायर टाउ A इंटू V अपॉन, ये आपको आई होप पता होगा। पहले लेक्चर से 2-3 लेक्चर हमने यही डिस्कस किया। फर्स्ट 3 लेक्चर में I इज इक्वल्स टू V ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पूरा पहला लेक्चर बनाया है। नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे टाइप करें करंट इलेक्ट्रिसिटी 01 ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिजिक्स वाला, पूरा ही समझाया है।
इसकी डेरिवेशन बताइए, ये वाले की, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे इसके इक्वल आया, सब बताया। ठीक है, अब यहां से देखो क्या हम कह सकते हैं, इसको ए को इधर लाओ, I बाई ए, सॉरी हमें तो ओम्स लॉ प्रूफ करना है, यहां से हम कह सकते हैं I को इधर ले जाओ, V बाई आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वेयर टाउ ए, बोल सकते हैं। V और I को इधर ले आया, V बाई आई, ये पूरा टर्म इधर आ गया, V और I को इधर लाए, V बाई आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वेयर टाउ ए, यानी हमें मिल रहा है V अपॉन आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वेयर टाउ ए। क्लियर है, कहां से स्टार्ट किया, I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रखा, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ क्या है, इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और L क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, M क्या है, यहां फिर से लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, चेंज नहीं होगा। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर चेंज करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। एक लीनियर एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है अगर टेम्परेचर चेंज करोगे। तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। और क्या है हमारे पास, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चों गिवन कंडक्टर के लिए ये चीज़ भी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर एक ही कंडक्टर है कोई जिसके ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी हुई कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये तो इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी हुई। हाँ, दिस कैन चेंज, यानी दिस इज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब कहने का कि n भी चेंज हो सकता है टेम्परेचर के साथ। इसको हीट कर दो, हीट करोगे तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, एटम में। अब हीट कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी और वो उछल उछल के एटम से बाहर आ जाएंगे। मतलब n भी कांस्टेंट है, पर तब तक जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एक यूनिट वॉल्यूम उठा लो, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब उठा लो, उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसके एटम के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और एक्साइट होकर बाहर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं टेम्परेचर चेंज करने पे। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अनडाउटेडली, कोई टेंशन ही नहीं है, कांस्टेंट। टाउ क्या है, टाउ को हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन चलता है, मान लो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ एक एटम से कोलाइड किया, थोड़ी देर बाद दूसरे एटम से भी कोलाइड किया, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जितने समय तक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं हुआ, जितने देर तक इलेक्ट्रॉन ने रिलैक्स किया, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, थोड़ी ना आराम से चल के इस एंड से दूसरे एंड पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन की जिंदगी में भी तकलीफ है सर, तकलीफ तो हमारी जीवन में है। केमिस्ट्री वाले सर आते हैं क्लास में, क्या इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, इसके जीवन में भी है, लड़ाई झगड़ा है ना। सिर्फ तुम्हारे ही पंगे नहीं होते स्कूल में इसके जिंदगी में ही पंगे हैं। देख लो अपने से कितने बड़े से पंगे ले रहा है सर पिटेगा मैं भी पिटता हूँ रोज अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल बात है तो इलेक्ट्रॉन आया, दड़ 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 लड़ा, तड़ 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 तड़, ठीक है। और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में
इलेक्ट्रॉन को जो आराम करने का समय मिला, जैसे तुम पहले एक बड़े लड़के से पिटे फिर दूसरे बड़े लड़के से पिटे, तो बीच में आराम करना चाहोगे कि नहीं, तो उसी आराम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, तो सबका अपना अपना रिलैक्सेशन टाइम होता है, दो कोलिजन्स के बीच का, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम को देखकर हमने बोला एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी। क्लियर हो गया? ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से देखना है तो 01 लेक्चर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें ये सब पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, टाउ के बारे में भी एक बात कि ये भी क्या है? कांस्टेंट, पर कब तक? इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। सोचो टेम्परेचर बढ़ा दे, टाउ भी कांस्टेंट, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये इलेक्ट्रॉन और तेज डिस्को करेगा, टिंग टिंग डिंग 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 डिंग, एनर्जी मिल जाएगी ना इसको, टिंग डिंग 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 डिंग, धाड़ 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 धाड़, यानी इसके कोलिजन्स जल्दी जल्दी होने लगेंगे, यानी टाउ डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, धा 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 धा, वाइब्रेशन तेज तेज होता है तो लड़ते जल्दी हैं, तो रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, तो टाउ डिक्रीज करता है, ये बढ़ता है ये डिक्रीज, यानी टेम्परेचर चेंज करने पे दोनों भी चेंज। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट इफ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। भाई टेम्परेचर चेंज करोगे तो कोई भी मटेरियल एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एरिया चेंज हो सकता है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ जितनी भी क्वांटिटीज हैं या तो वो कांस्टेंट है, जैसे मास तो हमेशा कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, या तो वो तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी V/I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब फिजिकल कंडीशंस अगर कांस्टेंट रही, then the potential difference across the ends of conductor upon current is constant। constant का मतलब V is proportional to I भी कह सकते हैं। प्रूफ तो हो गया, यही तो प्रूफ करना था ना, डेल्टा V/I इज इक्वल्स टू V, डेल्टा V इस बार V बोल दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस को, डेल्टा V बोलो, V बोलो, V/I कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? V इज प्रोपोर्शनल टू I। भाई V/I कांस्टेंट का मतलब क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू I, इधर आई जाएगा तो V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इन टू आई, तो V इज प्रोपोर्शनल टू आई, और यही कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस के। दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ml अपॉन n स्क्वायर, टाउ इज रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो वी हैव प्रूव्ड ओम्स लॉ, और इसमें यह भी बात दिख रही है कि V/I का रेशियो तभी तक कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज करोगे, लेंथ चेंज होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। सो V/I इज कांस्टेंट। कहां से स्टार्ट किया? I इज इक्वल्स टू वीना से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वो रखा, प्रूफ किया। ठीक है, अब पढ़ते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या चीज हुई? ये नहीं देखी 10th में आपने। अभी तक आपको पता है डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये स्केलर फॉर्म हुआ, या ऐसे बोल दो डेल्टा V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ये आपका स्केलर फॉर्म था, ये सबको पता था। वेक्टर फॉर्म में क्या किया हमने? डेल्टा V की जगह एक वेक्टर लेके आए, करंट की जगह भी एक वेक्टर लेके आए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का वेक्टर इक्विवेलेंट कौन होता है? मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी जो काम तो इसी का करे बट हो वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा V की जगह आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और करंट की जगह वेक्टर क्वांटिटी आज ही पढ़ी आपने, करंट डेंसिटी J, और R की जगह आया रो। E वेक्टर इज इक्वल्स टू J वेक्टर इनटू रो। दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या? आपने कंडक्टिविटी सुन रखा है?
कंडक्टिविटी नहीं सुना तो आज सुन लो, सिग्मा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है ना, अभी डिराइव भी करेंगे, कैसे आया पूछ रहे हो, अभी तो बता रहे हैं कि ये वेक्टर फॉर्म है। मतलब है क्या कि स्केलर का वेक्टर बना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह एक वेक्टर रखा इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट की जगह करंट का वेक्टर इक्विवेलेंट जे, और आर की जगह आता है रेजिस्टिविटी रो। अब मैं बता रहा हूं कि एक क्वांटिटी होती है कंडक्टिविटी, अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जरा देखो यहां से हम क्या ये बोल सकते हैं, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर इनटू 1 बाई रो, जे वेक्टर ई वेक्टर 1 बाई रो, यानी जे वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई रो इज सिग्मा, सिग्मा ई वेक्टर। ये भी तरीका है इसको लिखने का, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई इज इक्वल्स टू रो जे, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई लिख दो या ई इज इक्वल्स टू रो जे लिख दो, वेक्टर फॉर्म। पहले तो याद करो, फिर डिराइव करके दिखा देंगे कैसे आया, पहले याद कर लो। कैसे याद रखना, ऐसे याद रखना, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वेक्टर इक्विवेलेंट, करंट की जगह वेक्टर इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी, और आर की जगह रेजिस्टिविटी। ये याद रहेगा, आसान भी है। क्लियर है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर सबको याद रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह कौन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वेक्टर क्वांटिटी। करंट की जगह वेक्टर क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी, करंट डेंसिटी। और रेजिस्टेंस की जगह कौन आ गया, रेजिस्टिविटी। E इज इक्वल्स टू जे रो, या J इज इक्वल्स टू E इंटू 1 बाई रो, और 1 बाई रो होता है सिग्मा, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। दोनों ही पॉपुलर है, ये वाला थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, J इज इक्वल्स टू सिग्मा। चलें इसका प्रूफ दें, कैसे आए यहां से यहां तक, कैसे आए यही बता सकते हैं, यहां से यहां तक कैसे आए बताएं। ओके, चलो देखते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा था पिछले बार जो अभी डेरिवेशन किया था कि V बाई आई इज इक्वल्स टू ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, और बच्चों यही क्वांटिटी रेजिस्टेंस कहलाती है, ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए। अच्छा, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से, V अपॉन एल, एल को इधर लाए, इज इक्वल्स टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इंटू आई अपॉन ए। बोलो ये सही है, यहां तक तो कर चुके थे पिछली बार। कहां से स्टार्ट किया था हमने, स्टार्ट किया था I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, करते 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 यहां तक आए थे, तो वो पूरा रिपीट कर लेना। अगर एग्जाम में कहता है कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को प्रूफ करके दिखाओ, कहता है इसको प्रूफ करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो चल लोगे तुम। फिर क्या किया मैंने, V बाई एल इज इक्वल्स टू आई बाई ए इंटू दिस। बच्चों V बाई एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लो E, और लेंथ L है, तो बच्चों यहाँ पे हम ये लिख सकते थे, ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू E इंटू एल, ये पढ़ा होगा आपने। V इज इक्वल्स टू E डॉट डी एक्स, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, V बाई एल, तो V बाई एल बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। बच्चों m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ होता है रेजिस्टिविटी, तो ये बन गया रेजिस्टिविटी, ये प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बताया है। और I बाई ए बन जाएगा करंट डेंसिटी J, ऐसे लिख लो, या रो को इधर भेज दो, तो J इज इक्वल्स टू E इंटू 1 बाई रो, एंड 1 बाई रो इज सिग्मा, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। E इज इक्वल्स टू रो J, या J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। अब आप बोलोगे ये दोनों में वेक्टर कैसे लगा दिया, ऐसा तो नहीं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, कैसे आपको पता कि दोनों सेम डायरेक्शन में। आराम से मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे ऐसे ले लो, उसको छोड़ ही दो। मान लो ये कंडक्टर है और हमने ये लगाई बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये,
करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, यानी करंट का डायरेक्शन ये, जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही जे का डायरेक्शन, यानी जे और ई का डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर हो गई बात। बैटरी लगा के देखा प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, करंट भी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में, जिधर करंट उधर जे, यानी दोनों पे वेक्टर लगाना भी सही है। और ये रो के इक्वल होता है, ये प्रीवियस कई लेक्चर्स में आया, m/ne² टाउ इज रो। क्लियर है। ये हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, या E इज इक्वल्स टू रो जे। ठीक है, रो को इधर भेजा, E इज इक्वल्स टू रो जे, जो दोनों में से याद हो जाए। ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि E का स्केलर पोटेंशियल डिफरेंस, रो के लिए रेजिस्टेंस, J का स्केलर करंट, डेल्टा V इज इक्वल्स टू IR। हो गया, छाप लिया, मिटा रहे। ओके, तो बच्चों ये था ओम्स लॉ। पर मैंने आपको बताया कि ओम्स लॉ सभी मटेरियल फॉलो नहीं करते, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फॉलो करते हैं बट सभी फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डेल्टा V इज इक्वल्स टू IR, वेयर R शुड बी अ कांस्टेंट। R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यानी ऐसे कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो विथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, नॉट विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ तो चेंज हो सकता है, तभी तो हम बोलते हैं टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। जिनका रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ ना चेंज हो, उनको ओमिक कंडक्टर बोल सकते हैं। यानी डेल्टा V अपॉन I इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, ये वो कंडक्टर हैं जिनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। इनके लिए अगर आप डेल्टा V वर्सेस I का ग्राफ बनाओगे तो वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, और इनकी स्लोप भी आप देखोगे तो वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही। इनकी जो स्लोप है, जो इनका tan थीटा है, जो इनका डेल्टा V बाई I है, दैट इज रेजिस्टेंस एंड दैट इज कांस्टेंट। अब देखो, कुछ होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो नॉन ओमिक कंडक्टर का डेल्टा V वर्सेस I ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे मान लो ऐसा ग्राफ बन जाए, ठीक है। यहां तक ओम्स लॉ फॉलो किया, इसके बाद ओम्स लॉ फॉलो करना बंद कर दिया। ध्यान से देखो, इसका डेल्टा V बाई I कांस्टेंट नहीं है, यानी ऐसे मटेरियल्स का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। इसकी स्लोप देखो लगातार चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस है इसके पास बट वो कांस्टेंट नहीं है। दिस इज अ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एट हाई करंट। कोई भी कंडक्टर ले लो, उसको बहुत ज़्यादा करंट दे दो तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, यानी कंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं एट लोअर करंट या एट मीडियम करंट। बहुत रिलेटिवली हायर करंट्स पे जाके ये भी फॉलो करना बंद कर देते हैं। और देखो ये डेविएशन आ गया, अब इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, ओम्स लॉ के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे इसका एक और टिपिकल एग्जाम्पल है और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है, एक डायोड का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक कंडक्टर, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। यहाँ हमने करंट लिया और ये करंट मिली एम्पियर में होता है। अब ये क्यों ऐसा होता है ये आप समझोगे जब आप डायोड पढ़ोगे, और पोटेंशियल लिया वोल्ट्स में। तो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, दोनों में से किसी का भी हम जब पीएन डायोड बनाते हैं, पीएन डायोड बनते हैं, तो हम देखते हैं कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। शुरू में करंट है ही नहीं और फिर स्टार्ट हुआ तो कुछ ऐसे,
और थोड़ी देर बाद जाके ओम्स लॉ को फॉलो करने लग गया, पर शुरू में नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें नेगेटिव पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट होता है। इसका ग्राफ जब बनाया तो हमने देखा ऐसा बना, आराम से जी। ये और ये जो करंट होता है रिवर्स बाइस्ड करंट बोलते हैं, ये माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। पढ़ेंगे सब, ठीक है, जब डायोड आएगा एकदम चैप्टर सिलेबस के अंत में तब पढ़ेंगे। बहुत मस्त कंसेप्ट है और इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। खैर, जो आपको दिख रहा है कि I और V यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है और इवन कोई पर्टिकुलर रिलेशन के बीच का लगातार चेंज हो रहा है, यानी इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी लगातार वेरी कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। दिस इज नॉन ओमिक कंडक्टर, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते डायोड्स जो होते हैं। जैसे इसमें एक और एग्जांपल होता है गैसेस का, करंट I इन मिली एम्पियर, बहुत हैवी करंट नहीं फ्लो करता गैसेस में भी, और यहाँ पे V इन वोल्ट्स। ठीक है, तो हमने गैस का ट्यूब लिया और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो हमने देखा कुछ ऐसा ग्राफ बन गया है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ, फिर कर्व स्टार्ट हुआ और ऐसे। क्लियर है? कई बार स्लोप नेगेटिव भी हो गई, रेजिस्टेंस इनका नेगेटिव भी हो सकता है ना। खास बात होती है गैसेस के लिए ग्राफ है। तो गैसेस के लिए आप देखो रेजिस्टेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। दिख रही है स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे देखो स्लोप नेगेटिव हो गई। इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप है I/V यानी 1/R। बट 1/R भी तो नेगेटिव हो गया यहाँ पे, यानी इनके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये थे एग्जांपल्स नॉन ओमिक कंडक्टर्स के जो एनसीईआरटी में देते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे ख़त्म। यहाँ पे आपका ये बेसिक करंट की जो टर्मिनोलॉजीज थी, ये जो कंसेप्ट्स थे, ये सब खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे डीसी सर्किट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कनेक्शंस ऑफ बैटरीज एंड रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, ये सब अब आने वाला है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।